Hello students, this is Vivek Ranjan and I am here to represent the first chapter of class 10th geography, which is resources and development. I am here from Lie Smith, powered by Chanakya classes, and from this platform I would like to share my knowledge skills to enhance your बेसिक नॉलेज। तो इस दरमियान बाबू हम लोग बात करेंगे अपने ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर आपके ज्योग्राफी सेक्शन का पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं बाबू एक बात के लिए आपको एश्योर कर दूं कि जिस तरीके से मैं आप सबके सामने इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ आप लोग इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो भरोसा रखिए, और आपके भरोसा और मेरा प्रयास, ये दोनों चीजें मिल करके इस चैप्टर को और ज्यादा अट्रैक्टिंग और ज्यादा खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बाबू मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, चैप्टर का तो नाम मैंने बता दिया कि चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें कवर करनी है शुरू से लेकर लास्ट तक, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बाबू देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो एट फर्स्ट वी विल डिफाइन द टर्म रिसोर्स। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को डिफाइन करेंगे। देखिए बाबू, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना शुरू करिए ना, सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में यही आता है, या फिर कोई भी नया काम आप शुरू करने चलिए तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या कि वो क्या है, आखिर वो चीज है क्या। तो मैंने जैसे कहा कि चैप्टर है रिसोर्स, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा, जाहिर सी बात है कि रिसोर्स क्या है। तो इसी टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे और इसी डेफिनेशन के साथ हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होगा। तो देखिए बाबू, आप लोग के लिए ये शब्द जो है नया नहीं है, बहुत कॉमन सा शब्द है और इसको आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने घर पे, घर के बाहर, रोड पे, मॉल में, सिनेमा हॉल में, हर जगह दुनिया के किसी भी प्लेस पे, एवरीवेयर यू गो यू फाइंड सम रिसोर्सेज। कहीं भी आप जाइए, आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब सवाल होता है कि पहचानेंगे कैसे। तो उसको पहचानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो है क्या, और वो मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स क्या है। ठीक, तो देखिए, इसका एकदम सटीक सा डेफिनेशन, में छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, और यहां पे लिखूंगा भी मैं, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट in our nature and satisfies our needs is a resource। देखिए बबुआ, मैंने क्या लिखा, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर नेचर एंड सेटिस्फाइज आवर नीड्स। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी जो हमारे नेचर में मौजूद है और साथ साथ, ठीक है, हमारे जरूरतों को पूरा करता है। हमारे नेचर में मौजूद होना चाहिए और हमारे किसी न किसी जरूरत के काम आना चाहिए। वो वस्तु जो है वो रिसोर्स है। ऐसी तमाम चीजें आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप अपने घर की छोटे से पंखे से लेकर बड़े से लग्जरियस कार तक आपके घर में ही है पंखा। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, एकदम से बिना पंखे के 1 मिनट एकदम से मुश्किल हो जाता है गुजारना।
तो पंखा आपकी मदद कर रहा है, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो हवा नहीं लगेगा, गर्मी से पसीना में सराबोर हो जाइएगा। तो इसलिए ये चीज जो है वो आपके नेचर का ही है। इट डजंट मैटर कि उसको किसने बनाया, वो बाद का चीज है, हम लोग बाद में देखेंगे कि उसको भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया, शैतान ने बनाया, किसने बनाया, वो बात का चीज है। अभी आप बस इतना समझिए कि वो आपके नेचर में मौजूद है और आपके किसी न किसी काम में आ रहा, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा, दैट इज रिसोर्स। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नेचर में मौजूद हो और हमारे जरूरत को पूरा करे, हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करे, वो वस्तु रिसोर्स कहलाती है। आपकी कार जिससे आप बहुत लंबे लंबे सफर पे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाया करते हैं, आपका रिसोर्स है। तो कोई भी चीज जो हमारे नेचर में मौजूद है और हमारे लिए जरूरत का काम करे, वो रिसोर्स है। तो ये तो रहा इसका बेसिक डेफिनेशन, लेकिन एट द लेवल ऑफ क्लास 10th we have to elaborate some more facts about this term. So here you can say everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. बाबू मैंने जो डेफिनेशन लिखा उसमें ये तीन को बड़का बड़का शब्द नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पहले आपको रिसोर्स का बेसिक आइडिया देना था, लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 10th के लेवल पे पहुंचते हैं तो हम लोग इन तीनों शब्दों को शामिल करते हैं अपने डेफिनेशन में कि कोई भी ऐसा चीज जो हमारे नेचर में मौजूद हो, हमारे जरूरत के काम आए, साथ ही साथ उस वस्तु के अंदर ये तीनों चीजें हो, यानी दैट ऑब्जेक्ट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, विल बी कंसीडर्ड एज रिसोर्स। मतलब यह है कि खाली नेचर में रहने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर ये तीनों बातें भी होनी पड़ेगी। अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इलेबोरेट करके समझाऊंगा, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो देखिए, तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग अब इसको, इन तीनों शब्दों को जो मैंने लिखा, उन तीनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या था इसमें? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तीन कंडीशन को पूरा करेगा जो वस्तु, वो है आपके लिए रिसोर्स बनेगा। तो देखिए इन तीनों चीजों को, यानी कहने का ये मतलब है कि आपके पास किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए तीन बातें होनी चाहिए। क्या? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक? और तीसरी बात बबुआ, आपके पास कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये तीन बात जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, आपका कोई भी वस्तु रिसोर्स नहीं बन पाएगा। समझिएगा कैसे, मैं इसको एक बेहतर एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है? मान लीजिए कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, सब लोग किसी न किसी गांव से बिलोंग करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपके गांव में कहीं से खबर उड़ते उड़ते आपके कानों तक पहुंची, जैसा कि गांव में खबर उड़ता रहता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लोगों को आप अक्सर सुनेंगे, गांव के लोगों को अजीब अजीब तरह की बातें, खबरें लोग उड़ाते रहते हैं। ए सुने हो, ये हो गया उनके घर, तो बात आप सुनते हैं, देखते हैं। तो उसी तरह मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपका एक दोस्त चल के आता है, बोला भाई सुनना, तुमको पता चला है गांव के बाहर जो मंदिर है ना, उस मंदिर के नीचे पेट्रोलियम डेवलप करने का ऑप्शन खुला है, पता है तुमको? तुम कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो यार? तो हाँ मैंने सुना है, चलो चल के देखते हैं। तो एट द मोमेंट जब आप सुनते हो कि यू कैन डेवलप पेट्रोलियम बीनीथ द टेम्पल,
आपके मन में अलग अलग तरह की क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है। अरे बाप रे, पेट्रोल, अरे बेच के मोदी के टक्कर का आदमी बन जाएंगे, चलो जल्दी। अब आपके पास क्या होता है कि अब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि आपको उस रिसोर्स को एनी कॉस्ट डेवलप करना ही करना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप जाएंगे भगवान जी से कहेंगे, हे भगवान प्लीज दया करो, हमको अमीर बनना है बहुत ज्यादा, अपना वो रिसोर्स निकाल के हमको दे दो, और भगवान जी दे देंगे? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको उस रिसोर्स को अपने यूज के लायक बनाने के लिए, यानी उस मंदिर के नीचे के पेट्रोल को रिसोर्स कहने के लिए आपको तमाम तरह की जरूरतें पड़ेंगी। उसमें से एक जरूरत होगा ये, सबसे पहले आपको उस मंदिर के नीचे से उस पेट्रोल को निकालने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है उस टेक्नोलॉजी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ड्रिलिंग मशीन, उसको ड्रिल करके बाहर आप निकालोगे। तमाम और दूसरे इंप्लीमेंट्स, तमाम और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी जो आपकी मदद करेंगे उस रॉ पेट्रोलियम को एकदम डेवलप पेट्रोलियम में बदलने के लिए। समझ में आ रही बात? तो जब तक आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स नीचे रखा ही रह जाएगा, आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो यानी इफ यू वांट टू डेवलप एनीथिंग इनटू अ रिसोर्स देन यू हैव टू डेवलप द टेक्नोलॉजी फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन एज्यूम द डेवलपमेंट ऑफ दैट रिसोर्स। ओके, देन दूसरी बात क्या है, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, तो जब टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हो जाएगी तो अब आप एक स्टेप को पूरा कर लिए, आपने एक स्तर को पूरा कर लिया उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के। दूसरी बात क्या है कि इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी। अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो ड्रिलिंग मशीन आपने खरीदा था या फिर भाड़ा पे लाया था या तमाम मशीनरी जो आपने डेवलप किया था, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा? बहुत पैसा लगेगा। ऐसे ही आप थोड़ी ना पेट्रोल निकाल के बेच के धनी हो जाएंगे, नहीं, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एकदम कॉमन सी बात है। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। द मोमेंट जब आप डेवलप कर लेंगे, आपके पास उतना पैसा हो जाएगा आपके एस्टिमेशन भर का कि आप उस रिसोर्स को हासिल कर सको, डेवलप कर सको और अपने लिए रिसोर्स बना सको, उसी टाइम आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे और ये वस्तु आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी। ठीक। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसी वस्तु का एज अ रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो वस्तु आपका कल्चर एक्सेप्ट करता हो। मान लीजिए आपने पेट्रोलियम बना लिया, पेट्रोलियम के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत थी आपने जुटा लिया, पैसा भी आपके पास खूब है, नहीं था तो रोड के किनारे वाला जमीन में बेच दिया महाराज, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम निकल रहा है, बहुत प्रॉपर्टी आने वाली है, तो ऐसा कई गो जमीन खरीदा जाएगा। मैंने पैसा जुटा लिए, टेक्नोलॉजी जुटा लिए। तीसरा का सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने शुरू में कहा था रिसोर्स कहाँ है? मंदिर के नीचे। आपको लगता है कि लोग आपको यूं ही मंदिर के पास पहुंच के मंदिर को हटा के या उस पेट्रोल को निकालने के लिए आपको परमिशन दे देंगे? नहीं भाई, बहुत दिक्कत होगी। आपका कल्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मंदिर वहां से हटने देगा? नहीं हटने देगा। आप लोग देखते होंगे अपने आसपास तमामों ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे डेवलपमेंटल काम रोक दिए जाते हैं, इनफैक्ट वो सरकार के द्वारा ही क्यों न किए जा रहे हो, क्योंकि आपका कल्चर वो काम नहीं करने देता है। तो आपको किसी न किसी तरह से अपने कल्चर के द्वारा उसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। मजे की एक बात बताता हूं आपको, आप इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, जुगाड़ू लोग हैं, जुगाड़ कर सकते हैं। क्या करेंगे? लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्या? अलग अलग तरह का एग्जाम्पल देखिए। एक मीटिंग फिक्स करिए लोगों के साथ, गांव के जितना बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग को इकट्ठा करिए। फलनवा काका सुनिए ना, इतवार के दिन सबको आना है, मंदिर के पास एक मीटिंग रखा गया है, का तो कुछ जरूरी बात करना है मंदिर के बारे में। डेट फिक्स हो गया, मीटिंग फिक्स हो गई, सब लोग पहुंच गए संडे को सुबह सुबह एकदम मीटिंग के लिए। अब आप वहां पे अपना जुगाड़ शुरू करिए। क्या कि किसी को भी एड्रेस करके आप कह सकते हो, चाचा आपको याद होगा पिछला साल फलानवा का लड़का रोड एक्सीडेंट में चल दिया था, याद है? तो हाँ। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि पिछला साल इतना बाढ़ आया था कि अपना गांव का सारा फसलें बह गया था, याद है कि नहीं? याद है। सही बात है कि नहीं है? बताइए। हाँ सही बात।
आप देखे थे मैंने 4-5 साल पहले क्या पूरा फसल लोग का सूख गया था, गांव में बीमारी फैल गया था। जानते हैं इसका रीजन क्या है? क्या ये जो मंदिर हमारे गांव का है ये बस गलत जगह पे है, इसके वास्तु में प्रॉब्लम। ठीक, वास्तु में प्रॉब्लम है। कैसे, तुमको कैसे पता चला? आप ऐसे कैसा कर सकते हो कि इसके वास्तु में प्रॉब्लम है? इतना दिन से तो ये मंदिर ही जाए, लेकिन है, मानिए ना, हम बहुत विद्वान आदमी से दिखाए हैं, हमको बहुत चिंता है गांव का, आप नहीं समझ रहे हैं। इसके में प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से खाली कुछ नहीं करना, तोड़ना थोड़ी है, नहीं, खाली इसको थोड़ा सा अलग जगह पे ले जाके एस्टैब्लिश कर देना है, अलग जगह पे इसको शिफ्ट कर देना है बस। और तब देखिएगा अपने गांव में जो रौनक लौट के आएगा ना, क्या कहें काका आपसे, तो मोस्ट प्रोबेबली उस स्थिति में आपके गांव के लोग या फिर उस पर्टिकुलर इलाके के लोग तैयार हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट विल बी डिपेंड अपॉन द पीपल एंड द टाइम ऑल्सो, कि वो लोग, मतलब कि यहां पे ये देखने को मिलेगा आपको कि जब वो तैयार होंगे, जब आपका कल्चर एक्सेप्ट करेगा, तबे वो वस्तु आपके लिए रिसोर्स बनेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि नेचर में रखा हुआ कोई भी पड़ा हुआ चीज ऐसे ही रिसोर्स नहीं बनता उसके अंदर, जब तक ये तीनों बातें नहीं आए। द मोमेंट ये तीनों बातें उसके अंदर आ जाती हैं, वो तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर लेता है, वो वस्तु आपके लिए रिसोर्स बन के तैयार। अब जैसे आपने तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करा, आप जाइए पेट्रोलियम निकालिए, बेचिए, बनिए, जो बनना है बनिए, जितना प्रॉपर्टी बनाना है बनाइए। यानी लेकिन उसके पहले आपको ये तीनों चीजें करनी होंगी। तो इसीलिए अब पूरा मिला के इस टॉपिक टर्म का डेफिनेशन हम देखेंगे कि नेचर में पाई जाने वाली हर एक वो वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करती है और साथ साथ ये तीनों बातें उसके अंदर होती हैं, तब वो वस्तु हमारे लिए रिसोर्स बनती है। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ गया? चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आपने अब इस टर्म का डेफिनेशन समझ लिया कि कोई भी वस्तु जिसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हमारे पास हो, हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करता हो, ऐसी परिस्थिति में हम उस वस्तु को रिसोर्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, तो the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution। हम ये देखते हैं कि हमारे environment के अंदर में मौजूद कोई भी वस्तु को रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है, हमारे अलग अलग चीजों के बीच इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वो अलग अलग चीजें कौन सी है? हमारा नेचर, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा इंस्टीट्यूशन। यानी कहने का क्या मतलब है कि वो वस्तु रिसोर्स तभी बन पाएगा जब आपके नेचर में मौजूद हो। नेचर में मौजूद ही नहीं है तो उसके बारे में सोच के कितना ही इमेजिनेशन कर लीजिए, क्या वो वस्तु आपके लिए रिसोर्स बनेगा? नहीं बनेगा। यानी पहला क्या होना चाहिए कि आपके नेचर में वो वस्तु मौजूद होना चाहिए। जिस वस्तु को आप रिसोर्स बनाना चाहते हैं उस वस्तु की एबिलिटी नेचर में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? मान लीजिए कि आपके नेचर में वो वस्तु एग्जिस्ट करता है, जैसे वही पिछला वाला एग्जांपल ले लीजिए जो पेट्रोलियम डेवलप कर, वो तो आपके नेचर में था, ठीक। अब उसको डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो जब तक आप टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करोगे तब तक वो वस्तु रिसोर्स नहीं बन पाएगा। यानी पहला क्राइटेरिया क्या कि नेचर में होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या कि उसको डेवलप करने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो आपके पास होनी चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया क्या, यू विल नीड सम इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपको तमाम इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उस रॉ चीज को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो। नेचर का है, रॉ फॉर्म में है, उस पे आपको यूज करने से पहले यानी एज अ रिसोर्स यूटिलाइज करने से पहले आपको डिफरेंट प्रोसेसेज करने की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रोसेस आप कहाँ करिएगा? अपना घर में, छत पर? नहीं, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बना होगा, इंडस्ट्री बनी होगी जहां आप उसको ले जाएंगे, उस पर तमाम अलग अलग स्टेप में अलग अलग प्रोसेस करेंगे और तब वो वस्तु आपके लिए क्या बनेगा? फाइनली रिसोर्स बन जाएगा। यानी आप अपने नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का, तीनों का इस्तेमाल करके किसी भी एक वस्तु को रिसोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यानी वस्तु उठाइए, ये तीनों स्टेप से गुजारिए, वस्तु रिसोर्स। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक, ताकि वो अपनी वस्तु को गेन कर सके जिसको उन्हें रिसोर्स बनाना है। उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी लगाते हैं और फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने लिए उस रिसोर्स को डेवलप कर लें। यानी नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी एक चीज के बिना आपका वो रिसोर्स अधूरा रहेगा। वो चीज क्या है? ह्यूमंस। इसलिए कहा भी जाता है बबुआ कि अमॉन्ग ऑल द रिसोर्सेज humans are the most important resources as they interact with nature through technology and create some institutions to develop the resource। मतलब किसी भी वस्तु को रिसोर्स के रूप में डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेचर से इंटरेक्ट करेंगे, नेचर से उसको उठाएंगे, उठाया, टेक्नोलॉजी उसमें लगाया, फिर उसको इंस्टीट्यूशन में भेजा, अलग अलग प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद वो वस्तु हमारे रिसोर्स बन गया। समझ में आया? तो ये तीनों चीजें होने के बावजूद भी अगर ह्यूमंस स्किलफुल नहीं है, अगर ह्यूमंस को इंटरेक्ट करने की क्षमता नहीं है, तो आप अपने लिए रिसोर्सेज का इमेजिनेशन नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे आसपास पाए जाने वाले रिसोर्सेज में ह्यूमंस होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, अपने एजुकेशन, अपनी डिफरेंट इफिशियंसीज का इस्तेमाल करके किसी एक वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये देखते आए हैं क्या कि लोग रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर कंसीडर करते आए हैं कि रिसोर्सेज क्या है? नेचर का गिफ्ट है, नेचर हमें देता आएगा, हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बबुआ अगर ब्रॉड मीनिंग के रूप में इसको समझने का कोशिश करोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ने बस आपको क्या दिया? जरिया दिया कि बेटा हेलो, थोड़ा हम हिंट कर रहे हैं, होशियार हो तो बना लो। वो आपके होशियारी पे डिपेंड करता है कि वो वस्तु आपके लिए रिसोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहने के लिए कह देता है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, बट इन रियलिटी दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शंस हैं। यानी जब तक हम नहीं रहेंगे, जब तक हमारे अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा, हम अपने लिए रिसोर्सेज का इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। कैसे? क्योंकि हम ही क्या करते हैं? नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो नेचर में मौजूद है। नेचर बस एक जरिया बनता है, एक मीडियम बनता है कि लो बेटा ये मेरे पास है, अब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो और उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर लो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं, हमारे फंक्शंस के रिजल्ट हैं। हम लोग उनको नेचर से उठा के अलग अलग चीजों को उनके अंदर इंप्लीमेंट करके उन वस्तुओं को रिसोर्स बनाने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाएगा कि रिसोर्सेज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म देम into the valuable resources by applying some important technologies, by applying some important investments, and by putting them into certain institutions for the manufacturing. Okay? यानी हम लोग ही अपने अलग अलग क्वालिटीज का इस्तेमाल करके उनको रिसोर्स बनाने का काम करते हैं, इसीलिए वो हमारे फंक्शन के क्या हैं? रिजल्ट्स हैं, ठीक। हम लोग अपने आसपास प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये सब के सब चीजों को देखते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमें नेचर से मिलता है, लेकिन ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, इनको फंक्शन करने की जरूरत पड़ती है। जो मिनरल आप जमीन के नीचे से, अर्थ के क्रस्ट से निकालते हो, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कच्चा लोहा आप जमीन के नीचे से निकालते हैं, क्या उसी से गाड़ी बना लेते हैं? नहीं। क्या उसी से गेट बना लेते हैं अपने घर का? उसी से जंगला बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं। उन पे क्या करना पड़ता है? अलग अलग फंक्शन करना पड़ता है, तब जाकर के फाइनली वो यूजेबल रिसोर्स बनते हैं दोस्त। तो उनको यूजेबल रिसोर्स बनाने के लिए अलग अलग फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो फंक्शन कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं। नो डाउट दे आर फाउंड इन द नेचर, बट आफ्टर giving some important functions by humans, they are converted into important resources. Okay? चलिए, ठीक, आगे देखेंगे। वही बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं हम अपने लिए, ठीक, और अब
फिर उनको यूटिलाइज करके अपने लिए अलग अलग चीजों को बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग, रोड, रेलवे, टाउन, मशीन, इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें हमारे फंक्शंस के रिजल्ट हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर, इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि नेचर है, और साथ ही साथ ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं फिगर के अंदर में, ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स को दिखा रही हैं जो हमारे फंक्शन का रिजल्ट है। हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, ठीक, और विंड जो कि नेचर का चीज था, उसको ये विंडमिल चला के हमने उसे रिसोर्स जनरेट कर लिया, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो क्या है, ये हवा था, लेकिन हवा को हवा किसने बनाया जिससे उसका कुछ फायदा उठा सके? हमने बनाया। हमने अपने फंक्शन के जरिए वहां विंडमिल लगा दिया, जोर जोर से चला, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ गई। तो क्या है, रिसोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमंस फंक्शन। ठीक, हमारे फंक्शंस के ये रिजल्ट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। अभी बाबू हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे एक आपको एक ग्राफ के मदद से, ठीक है, एक चार्ट के मदद से हम लोग नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन तथा ह्यूमंस के बीच इंटरडिपेंडेंसी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रिसोर्स नेचर में मौजूद होता है, ठीक। ह्यूमन बींग्स रिसोर्स को नेचर से उठाता है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाता है, और टेक्नोलॉजी लगाने के बाद उसको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पहुंचाता है। फिर आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वो वस्तु आपके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन करके तैयार हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको रिजल्ट रिसोर्स अगर प्राप्त करना है तो ह्यूमंस क्या करेंगे, नेचर से उस वस्तु को उठाएंगे, नेचर से उस वस्तु को वहाँ पे सर्वे करके, देख करके, जान करके, समझ करके वहाँ से लेंगे, उनमें टेक्नोलॉजी लगाएंगे और उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जरिए वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तब जाकर के फुली डेवलप्ड मैनर में वो रिसोर्स हमारे लिए यूजेबल बन पाएगा। आई थिंक आपको इस चैप्टर का, ठीक है, ये जो रिसोर्स टर्म था, इसका इंपॉर्टेंस, इसका डेफिनेशन, और साथ ही साथ आपको ये कैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं, या फिर यूं कहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग अभी भी बाबू अभी अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही देख रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी ये जो आपका ये जो टॉपिक था चैप्टर का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, इसमें हमने रिसोर्स का डेफिनेशन देखा कि हम कैसे, ठीक है, रिसोर्स क्या होते हैं ये समझा, और उसके बाद दूसरे टॉपिक में हमने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स देखा। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे नेचर के अंदर में, उसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, और वही प्रोसेसेस जो करके हम उनको अपने लिए यूजेबल बनाते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और हमारा अगला टॉपिक बनेगा बाबू, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला टॉपिक क्या बनेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप ऊपर देख सकते हैं। यानी अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने रिसोर्स को समझ लिया है कि रिसोर्स होता क्या है, और ट्रांसफॉर्म करके हमने रिसोर्स को अपने घर तक ला भी लिया है। लेकिन वो रिसोर्स जो आया वो किस तरह का रिसोर्स है, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में आप रखोगे, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज अपने फॉर्मेशन और फंक्शन के आधार पर अलग अलग टाइप में बांटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखेंगे, और इस क्लासिफिकेशन का हमारा क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई रिसोर्स हमारे पास है तो उसका ओरिजिन क्या है, कैसे बना है वो, ठीक, वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक, उसकी एबिलिटी कैसी है, कब तक वो हमारे साथ रहने वाला है, कितना यूज कर सकते हैं। इन सब तमाम क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को अलग अलग टाइप्स में बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक, जो कि टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो सबसे पहला हमारा क्या बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज का एग्जिस्टेंस में आना, यानी किसी चीज का पैदा होना, प्रकट होना,
यानी हमारे लिए इंट्रोड्यूस होना, कि वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे हम लोग इंसान हैं तो पैदा होते ही हमारा ओरिजिनेशन दो तरीके का कर दिया जाता है, एक लड़का एक लड़की हो जाता है ना। तो उसी तरह से अगर कोई रिसोर्स आप बना के लेके आ रहे हो, आप अपने पास कोई रिसोर्स ट्रांसफॉर्म करके लाए और देखे, अच्छा ओरिजिनेशन के आधार पे देख सकते, अच्छा ये लग रहा है लिविंग थिंग्स है, अच्छा ये लग रहा है नॉन लिविंग थिंग्स है, अच्छा ये ऐसा रिसोर्स है, ये वो ऐसा रिसोर्स है। यानी देखते में ही, उसके पैदा होते में ही आपको वो रिसोर्स जैसा लगे, इस क्राइटेरिया को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग यहां देखेंगे बाबू कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन? बायोटिक रिसोर्स और ए बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स कितने होंगे बाबू? दो। कौन कौन? बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक, अब देखिए इसका डेफिनेशन हम एकदम सटीक भाषा में आपको समझा देंगे। देखिएगा, जितना लिविंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है जो रिसोर्स के रूप में बिहेव करता है, बायोटिक रिसोर्स है। वो सारे रिसोर्स जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं और हमारे किसी न किसी जरूरत के काम आते हैं, वो सब बायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ठीक, बायोस्फीयर से पाए जाते हैं और इनमें जीवन होता है। सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, etc। यानी कहने का मतलब है कि वो सारे रिसोर्स जिसमें जीवन होता है और हमारी मदद करते हैं, हमारे जरूरत के काम आते हैं, दे ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे हम लोग खुद, कहा जाता है ना कि अमॉन्ग ऑल द रिसोर्सेज ह्यूमंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, और एज वी नो दैट वी आर लिविंग बीइंग्स, सो वी विल बी कंसिडर्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज। हम लोग क्या होंगे बाबू? बायोटिक रिसोर्स। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जान है और हम बहुत लोगों की मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम एजुकेटर, आई एम टीचिंग यू, दैट्स व्हाई आई विल बी कंसिडर्ड एज बायोटिक रिसोर्स, क्योंकि मैं जिंदा हूं और मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो मैं बायोटिक रिसोर्स। समझ में आ गया? उसी तरह फ्लोरा एंड फौना माने पेड़, जानवर, ठीक है, उसके बाद मछलियां, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो मवेशी हम लोग अपने घरों में पालते हैं ताकि उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके अपने डिफरेंट कामों में। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वो क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। अगला है ए बायोटिक रिसोर्स। देखिए, ऑल दोज थिंग्स which are composed of non-living beings, it means all the non-living components of our nature which have some value for humans are known as abiotic resources। यानी जितना नॉन लिविंग थिंग्स है और हमारी मदद कर रहा है, हमारे किसी न किसी जरूरत के काम आ रहा है, उस सब का सब क्या है? ए बायोटिक रिसोर्स है। क्या है बाबू? वो ए बायोटिक रिसोर्स। कोई दिक्कत? यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होगा वो ए बायोटिक कहलाएगा। देखिए ना, सोवेल, लाइट, वाटर, एयर, ठीक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इस सब का सब जो है वो क्या है? ए बायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, और ये फंगी, प्लांट, एनिमल, ठीक है, प्रोस्टिड्स, ठीक, बैक्टीरिया, ये सब के सब जो है वो क्या है? बायोटिक रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग कंपोनेंट्स और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। जितना लिविंग कंपोनेंट होगा बायोटिक होगा, जितना नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा वो ए बायोटिक होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ए बायोटिक रिसोर्स, सेकंड ए बायोटिक रिसोर्स। जितना लिविंग कंपोनेंट है वो बायोटिक है, जितना नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो ए बायोटिक है। आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि क्लासिफाई द रिसोर्सेज इन बायोटिक एंड ए बायोटिक, नाम 4-5 को दे दिया रहेगा, तो मैं आपको आंख बंद करके देख लेना है, अच्छा जिंदा है, ठीक, बायोटिक में जो मर गया, बाकी इसमें जान नहीं, ए बायोटिक में जाएगा। जान है बायोटिक, जिंदा नहीं है ए बायोटिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा क्राइटेरिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। माने अगर कोई रिसोर्स आपको कहीं दिख रहा है तो आपको ये आइडिया लगाना है कि उसका मालिक कौन हो सकता है। इस आधार पे भी आप रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं तो उस पर किसी न किसी का तो अधिकार होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? अब आप इंडिविजुअली अगर कोई रिसोर्स डेवलप कर रहे हो, जैसे वो वाला एग्जाम्पल हुआ गाँव वाला, मंदिरवा के नीचे से आप अकेले मेहनत कीजिएगा, अकेले पैसा लगाइएगा, तो उसका मालिक कौन होगा? आप अकेले ना, कि पूरा गांव मालिक हो जाएगा? पूरा गांव नहीं ना होगा, नहीं, आप अकेले मालिक होंगे। तो
तो उसी आधार पे हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज को रख के देखेंगे कि किसका मालिक कौन बन सकता है, कौन रिसोर्स किसके द्वारा ओन किया जाएगा। इस आधार पे भी रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक, तो इस आधार पे हमारा पहला रिसोर्स मिलता है इंडिविजुअल रिसोर्स। क्या होता है बाबू? इंडिविजुअल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मतलब वैसे रिसोर्स जिसपे किसी एक आदमी का अधिकार होता है, यानी दिस रिसोर्सेज आर प्राइवेट। ठीक है, यानी द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स, किसी एक का जिस पे अधिकार हो, जिसपे, जैसे आपका कार, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन। इससे ज्यादा पर्सनल आज के टाइम पे कुछ है बबुआ? बिल्कुल नहीं। लोग अगर आके मांग ले, बबू तनी अपना फोनवा दिखाएगा, ऐसा फीलिंग आता है कि वो किडनी मांग लिया है। किडनी मांग लिया रहता, मोबाइल नहीं मांगा रहता। ठीक, लोग मोबाइल मांग ले तो मतलब जान निकल जाती है, आही दादा काहे मांग रहा है, कुछ देख न ले, है कि नहीं? तो कहने का क्या मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है जो कि आपका पर्सनल है, यानी आपका प्राइवेट है। तो जो भी प्राइवेट चीज होगा, पर्सनल चीज होगा, जिसपे केवल आपका अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे आपका अपना जमीन, आपकी अपनी कार, आपका अपना घर, ठीक है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स। देखिएगा जरा, गांव में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना लैंड ऑनरशिप होता है, यानी आपकी अपनी जमीनें होती हैं। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग जमीन होता है, जिसका मालिक कोई एक आदमी होता है। ठीक है, तो ये सारा जितना जमीन होगा वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उस पर एक आदमी का अधिकार है। समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद अगर आप शहर में जाते हैं तो लोगों की अपनी जमीनें होती हैं, प्लॉट होता है, घर होता है, ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, प्लांटेशन, पास्चर लैंड होता है, पॉन्ड होता है, वाटर होता है, कुएं होते हैं। ये सब के सब क्या है? ये सब वाटर इन वेल, सॉरी। तो ये सब के सब किसी न किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू? इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा है इस आधार पर, ऑनरशिप के बेसिस पर, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाई द इंटायर कम्युनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी एक जगह की पर्टिकुलर कम्युनिटी के हर कंपोनेंट का जिस रिसोर्स पे अधिकार होगा, मतलब एक ऐसा रिसोर्स सोचना है जिसपे आपकी पूरी कम्युनिटी का अधिकार है, उस कम्युनिटी का हर आदमी आके उस पे अपना अधिकार दिखा सके कि भैया ये मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है। तो ऐसी स्थिति में वो रिसोर्स क्या कहलाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स। वही बात लिखा हुआ है कि देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, यानी एक कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के द्वारा जो रिसोर्स ओन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजिंग ग्राउंड, यानी चराने वाली जमीन। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके गांव में एक ग्रेजिंग लैंड बना के छोड़ दिया गया है, वहाँ घास वगैरह उगा दिए गए हैं कि लोग आएंगे और अपने अपने मवेशियों को यहाँ चराएंगे। अब आप जाते हैं, आप पूरा अकेले छेक के बैठे हुए, इधर खाली मेरा जानवर चरेगा, कौनो आ गया तो लाठी से मार के मुंह फड़का देंगे। तो क्या गांव के लोग आपको छोड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप अकेले का नहीं है, आप उस पर अकेले अपना अधिकार नहीं जता सकते। कोई भी आके आपसे पूछ सकता है कि आपका अकेले का है, का लिखवा लिए हैं, चलिए हटिए इधर से, हमारा भी जानवर इसी में चरेगा। तो ये क्या है? इस पे आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी का हर मेंबर आके अपना अधिकार जता सकता है, उसको क्या कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहेंगे। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे सारे मतलब ये ग्राउंड जहाँ पे सारे मुर्दे लोगों को जलाया या दफनाया जाता है, तो आप क्या अकेले चेक लीजिएगा? नहीं ना, उस पे पूरी कम्युनिटी का अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद विलेज पॉन्ड, गांव का जो पोखरा होता है, वो उसमें हर घर का बच्चा चाहे तो जाके नहा सकता है, मछली पकड़ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो ये सब जितना रिसोर्स है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। काहे कि कम्युनिटी के हर मेंबर का उस पर अधिकार है। प्ले ग्राउंड, अगर एगो खेल का मैदान बना हुआ है तो वहां क्या आप अकेले खेलिएगा जाके? नहीं, पूरे गांव के बच्चे आके खेल सकते हैं और आप किसी को रोक भी नहीं सकते।
रोकिएगा मैटर बढ़ेगा, और गांव का मैटर जनबे करते हैं, तुरंत लाठा लाठी या कपार फोरा फोरी तुरंत पहुंच जाता हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इससे अगर बचना है तो आपको क्या करना है, ऐसे रिसोर्सेज पे अपना अकेले का अधिकार नहीं दिखाना है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये रहा आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। अगला हम लोग देखेंगे बाबू, ठीक, ये है तीसरा है इस मामले में नेशनल रिसोर्स। क्या है बाबू? नेशनल रिसोर्स। तो ऐसे में हम लोग ये देखेंगे कि वैसे रिसोर्सेज जो जिन पे एक पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार होता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसकी सरकार है, तो जितने रिसोर्स होंगे उस देश के अंदर में, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो नेशनल रिसोर्सेज कहे जाएंगे। जैसे टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, एक देश से जुड़ा हुआ हर रिसोर्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके देश का हर एक हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, ये सब का सब क्या है? आपका नेशनल रिसोर्स है। काहे कि सब पे सरकार का अधिकार है, पूरे देश का अधिकार है, ठीक। यानी वैसे रिसोर्स जिसपे पूरे देश का अधिकार हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्स कहते हैं। कंट्री का लीगल पावर होता है कि वो अपने देश के अंदर में, देश की बाउंड्री लाइन, मान लीजिए कि ये कंट्री है अगर, तो इस बाउंड्री लाइन में कहीं पे भी कोई भी रिसोर्स है तो उस रिसोर्स पे अपना मालिकाना हक दिखा सकता है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है ना किसी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी देश की सरकार जो होती है वो अपना अधिकार दिखा सकती है। तो एक देश की बाउंड्री में जितना रिसोर्स मौजूद है, मान लीजिए देश का बाउंड्री है, इस देश की बाउंड्री में जितना रिसोर्स मौजूद है सब का सब नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेशनल रिसोर्स। यानी द रिसोर्सेज लोकेटेड इन द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री आर टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्सेज। उनको क्या कहेंगे? नेशनल रिसोर्स कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे, इसमें एक और चीज है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसे देश में रोड, कैनल, रेलवे, ठीक है, ये सारे के सारे रिसोर्स जो होंगे वो नेशनल रिसोर्स कहे जाएंगे, ठीक। आई बात समझ में? अब देखिए, देश के अंदर में जितना भी मिनरल हो, जितना वाटर रिसोर्स हो, जितना जंगल हो, जंगल में जो भी जीवन पाया जाता हो, ठीक है, ये सब के सब जो होते हैं, जमीन हो, ठीक है, ये सारे के सारे रिसोर्स जो है वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ एक और छोटा सा केस होता है इसमें, ये देखिएगा, ये उन पर्टिकुलर देशों के लिए है जो देश वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा भारत भी वाटर बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री एज इट इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज फ्रॉम इट्स 3 साइड्स, ठीक। इंडिया अपने 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये इंडिया जो है वो वाटर बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया के नेशनल रिसोर्स में एक स्पेशल एडिशन हो जाता है। वो क्या है वो समझेंगे कि इफ अ कंट्री शेयर्स वाटर बाउंड्री, देन द रिसोर्सेज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें। नॉटिकल माइल्स इज अ यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस इन वाटर बॉडीज, ठीक। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर वाटर बॉडी के अंदर में हम कोई डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं तो उसका यूनिट नॉटिकल माइल होता है। नॉट किलोमीटर, नॉट सेंटीमीटर, नॉट मीटर, नॉटिकल माइल, ठीक है। तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 समथिंग किलोमीटर होता है। तो अगर यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल लिखा हुआ है तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे ना तो 19.2 किलोमीटर आता है। यानी भारत के वाटर बाउंड्री में 19.2 किलोमीटर तक का चारों तरफ, हर तरफ, जिधर जिधर भारत का वाटर बाउंड्री, उधर जो भी लोकेटेड रिसोर्स होगा उन रिसोर्सेज को इंडिया इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकता है, जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये रिसोर्स भी जो इस रेंज में है वो रिसोर्स भारत के लिए नेशनल रिसोर्स ही कहलाएंगे।
समझ में आ गया? यानी देश के बाउंड्री में जो है वो तो है ही, ये सब इंडिया का नेशनल रिसोर्स है ही, नो डाउट, बट अगर वाटर बाउंड्री शेयर हो रहा है और इतने डिस्टेंस में भी कोई रिसोर्स मौजूद है तो वो भी इंडिया का नेशनल रिसोर्स ही कहलाएगा। ठीक, आई बस वन में इसमें अगला हमारा होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। ये देखेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब होता है कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई देश वाटर बाउंड्री शेयर करता है, जैसे कि इंडिया करता है, ये वाटर बाउंड्री इंडिया शेयर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में नॉट किलोमीटर, नॉटिकल माइल्स, ठीक, ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, हर देश का अपना एक EEZ बनाया जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन यानी एक देश के वाटर बाउंड्री में उसके वैसे जोन जहां पे वो अपने से क्या करे, रिसोर्स डेवलप कर सके। ठीक, तो अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन है तो वहां से, मतलब मान लीजिए कि अगर यहां पे इंडिया का एक EEZ घोषित किया गया है, तो यहां से 200 नॉटिकल माइल्स के, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर कोई रिसोर्स है ना, तो उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए इंडिया अकेले फ्री नहीं है। ठीक है, उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर गेटिंग द परमिशन भारत जो होगा वो यहाँ के रिसोर्स को डेवलप कर पाएगा। यानी द रिसोर्सेज लोकेटेड बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economical zone of a country which shares the water boundary will be developed by the permission of international institutions which regulate the development of resources are known as इंटरनेशनल रिसोर्स। यानी कहने का मतलब है कि जिस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, उस रिसोर्सेज को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपको डेवलपमेंट मतलब ऑनरशिप के बेसिस पे। ठीक, अभी इसका एक और क्राइटेरिया होगा, एक और क्राइटेरिया होगा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसको बाबू हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ध्यान रखिए, और उम्मीद है कि मैंने जो मेहनत की है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।